हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10 12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं समान हिंदी की। अगर आप क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें ये मेरी जो समान हिंदी की जो मैं आपके लिए कहा जाए एक पीडीएफ के रूप में जो ले आऊँगा, एक पूरा सिलेबस जिसमें आपके पर्यायवाची शब्द, जे तत्सम शब्द, ए टू जेड जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, जितना क्लास 10th 12th में पूछा जाता है, वो कंप्लीट सिलेबस के रूप में मैं इस चैनल पर इसकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार करके डाल दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करो, जिससे कि उन्हें भी पता चले, जो भी समान हिंदी पढ़ना चाहता है, चाहे वो क्लास 10th का छात्र हो, चाहे वो क्लास 12th का छात्र हो, और चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, वहाँ पर ये मेरा जो प्लेलिस्ट बन के तैयार होगी क्लास 10 12 ओनली यूट्यूब चैनल पर, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स पावरफुल के रूप में आपके काम आने वाली है। तो आज ये फर्स्ट कहा जाए फर्स्ट क्लास होगी या पार्ट फर्स्ट होगा इस प्लेलिस्ट का, ठीक है। पार्ट फर्स्ट वीडियो होगी इस प्लेलिस्ट की। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी, समान हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर ये मेरे प्लेलिस्ट जो बनकर तैयार होगी समान हिंदी की, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इम्पोर्टेंस होने वाली है। तो चलो आज की वीडियो नंबर फर्स्ट है, इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं भाषा ये व्याकरण। भाषा क्या होती है? भाषा जब हम किसी से कुछ शब्द बोलते हैं और वो सामने वाला कुछ शब्द समझता है, और कहा जाए हर एक देश, हर एक राज्य, हर एक जो नगर की अपनी अपनी एक भाषा होती है, और वो अपने भाषा के रूप में एक दूसरे से होने वाले व्यवहार को पहचाना जाता है, उसे ही हम भाषा एवं व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा एवं व्याकरण कहते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है, और ऐसे ही ये पूरी प्लेलिस्ट बनकर तैयार हुई है। एक एक करके इसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। अगर आप अभी भी कह रहा हूँ या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर जो हिंदी पूछी जाएगी समान हिंदी, वहाँ पर ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इम्पोर्टेंट्स के रूप में काम करेंगी। अगर आप क्लास 10 12th के हो तो और भी अच्छा है, और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी ये वीडियो मेरी एक अच्छे कहा जाए अच्छे रूप में काम करने वाली हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। कहा जाए सबसे पहले कहा जाता है कि भाषा एवं व्याकरण क्या होता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। कहा जाता है जो मानव होता है, मनुष्य, वो एक सामाजिक प्राणी होता है। वह विचारशील एवं मननशील भी है, और कहा जाता है वो विचारशील भी है और मननशील भी है। जो मनुष्य है, जो मानव है, वो एक सामाजिक प्राणी है, जो समाज में रहता है, उसे हम सामाजिक प्राणी कहते हैं। और जो सोचने की, बोलने की क्षमता जिस व्यक्ति में, जिस मानव जाति में होती है, उसे हम विचारशील एवं माननीशील कहते हैं। वह सोचता समझता है और अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी करता है, और कहा जाता है कि वह अपने सोचना और समझना और अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी करना चाहता है। इस अभिव्यक्ति का जो मूल आधार ही क्या होता है, उसे हम भाषा कहते हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति बोलना, चालना एवं जो विचार करना, ये सब अभिव्यक्ति जो मनुष्य करता है, उसे हम अभिव्यक्ति का मूल आधार भी, जो अभिव्यक्ति का जो मूल आधार होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा वस्तु, मुख से निकलते हुए सार्थक शब्दों अथवा वाक्यों का वह समूह है जिसके द्वारा मन के विचार एक दूसरे पर व्यक्त किए जाते हैं। आप ऐसे सरल भाषा में समझ सकते हो कि जो भाषा होती है, जब हम किसी राज्य में रहते हैं, किसी कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ की अपनी एक भाषा होती है, और जो हम भाषा बोलते हैं और वो सामने वाला समझता है, और सामने वाला जो बोलता है वो हम समझते हैं, तो एक दूसरे से जिस प्रकार हम कनेक्ट होते हैं, जिन विचारों से कनेक्ट होते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो ये भाषा की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। और भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाषा धातु से हुई है। जो भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत की भाष धातु से हुई है। संस्कृत की जो भाष धातु है, वहाँ से किसकी भाषा शब्द की उस उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है कि वाणी को व्यक्त करना। भाषा का क्या अर्थ होता है? जो भाषा शब्द है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से? संस्कृत की भाष धातु से हुआ। संस्कृत की भाष भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ होता है कि वाणी को व्यक्त करना।
और जो भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है कि जो आपकी वाणी होती है उसे व्यक्त करना। अब इसमें कहा गया है कि जो डॉक्टर बाबू राम सक्सेना के अनुसार भाषा क्या है। किसके अनुसार? बाबू राम सक्सेना के अनुसार भाषा क्या है? तो जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार या विनिमय करता है उनको स्पष्ट रूप से भाषा कहते हैं। जो डॉक्टर बाबू राम सक्सेना ने कहा है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य परस्पर जो ध्वनि चिन्हों को सुनकर और अपने अंदर एक विचार विनिमय करता है, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उनको जो स्पष्टी रूप से क्या कहते हैं? उसको स्पष्टी रूप से, समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। तो डॉक्टर बाबू राम सक्सेना के अनुसार भाषा क्या है? कहा जाता है जिन ध्वनि चिन्हों से क्या हुआ हो? मनुष्य परस्पर विचार विनिमय हुआ हो। जो मनुष्य होता है, मानव होता है, जिन ध्वनि को सुनकर मनुष्य अपने अंदर एक परस्पर विचार विनिमय कर ले और उसको स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब बात करेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार भाषा क्या है। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार भाषा क्या है? मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा गति का आदान प्रदान करने के लिए जो ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार जो भाषा होती है वो मनुष्य और मनुष्य के बीच, जो वस्तुओं के बीच में अपनी एक इच्छा गति का आदान प्रदान होता है और जो ध्वनि के संकेतों से व्यवहार होता है। कहा जाए, आपने क्या किया? आपकी मम्मी थी, तो आपकी मम्मी ने कहा कि तुम क्या कर लो, तुम चाय पी लो, ऐसा कुछ आपकी मम्मी ने कहा। तो आपने कहा ठीक है, मैं अभी चाय पी लेता हूँ। तो पहले आपने क्या कहा? आपकी मम्मी ने आपसे जो भाषा बोली, जो शब्द कहे, उनके बीच जो वस्तुओं के विषय में एक अपनी इच्छा आदान प्रदान हुई, और इसी के अनुसार फिर आपने क्या किया? उन्हीं ध्वनि को सुनते हुए तो आपके अंदर ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार उत्पन्न हुआ, फिर आपने क्या कर लिया? चाय पी ली। क्या कर ली? फिर चाय पी ली, क्योंकि वो आपकी मम्मी ने कहा था कि चाय पी लो। तो इस जो कंडीशंस की फिर आपके अंदर जो इच्छा गति आदान प्रदान हुई, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। तो कहा जाता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा गति का आदान प्रदान करने के लिए जो ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब बात करेंगे भाषा के कुछ और नियम हैं, उनकी चर्चा करेंगे कि जो भाषा होती है, भाषा का स्वरूप देश के क्षेत्रीय विस्तार, वहाँ की जनसंख्या और वहाँ के निवासियों के संस्कृति स्तर पर निर्भर करती है। कहा जाता है कि जो भाषा होती है, भाषा जिस देश, कहा जाए अब जिस देश की जो वेशभूषा होती है, जिस देश की जो जनसंख्या होती है, जो निवास करती है, उसका एक संस्कृति स्तर होता है। जैसे जिस देश में कहा जाए पाकिस्तान में एक अपनी अलग बोली बोली जाती है, पंजाब में अपनी एक अलग बोली जाती है। पंजाब में क्या बोली जाती है? गुरुमुखी। कहा जाए जो भाषा बोली जाती हैं, जो लिखी जाती हैं, तो उनमें अपनी एक स्तर, विस्तृत रूप से जो भाषा कनेक्ट करती है एक दूसरे इंसानों से, उसे क्या कहते हैं? उसे संस्कृति स्तर कहते हैं, या संस्कृति स्तर पर वो भाषा निर्भर करती है। तो कहा जाता है भाषा का स्वरूप देश के क्षेत्रीय विस्तार, वहाँ की जनसंख्या और वहाँ के निवासियों के संस्कृति स्तर पर निर्भर है। और किसी देश के जो निवासियों का स्तर जितना ऊंचा होता है, कहा जाता है कि किसी देश के जो निवासियों का स्तर जितना ऊंचा होता है, वहाँ के जो निवासियों के पारस्परिक संपर्क के जो साधन जितने अधिक विकसित और व्यापक होते हैं। कहा जाता है कोई से भी देश के जो निवासियों का स्तर जितना ऊंचा होता है, तो उतना ही वहाँ के निवासियों के जो पारस्परिक संपर्क साधन जितने अधिक विकसित होते हैं और व्यापक होते हैं, उस देश में जो भाषा संबंधी अंतर उतने ही कम होते हैं। और कहा जाता है उस देश के जो भाषा संबंधी अंतर जो होते हैं वो उतने ही कम होते हैं। किस पर? जब किसी देश के जो निवासियों का जो जितना
स्तर जितना ऊंचा होगा उतना ही उस देश के निवासियों का परस्परक संपर्क जो साधन उतना ही अधिक क्या होगा, विकसित और व्यापक होगा। और उस देश में जो भाषा संबंधित अंतर उतना ही कम हो जाएगा। अब बात करेंगे भारत की, तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। जो भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा क्या है, बड़ा देश है। लेकिन कहा जाता है, अब ये पहले नंबर पे आ गया है, लेकिन एक जो कहा जाए जनसंख्या में एक गणना रूप होता है, एक गणना होता है वो कि गणना होता है जिसमें गणना के जो रिकॉर्ड्स में तो भारत अभी भी दूसरे नंबर पे है। लेकिन कहा जाता है दूसरे नंबर, पहले नंबर पर फर्स्ट पोजीशन ले चुका है जनसंख्या पे, लेकिन गणना के रूप में अभी भी दूसरे नंबर पे है। तो कहा जाता है जो भारत है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है, इसलिए यह थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा संबंधी अंतर पाए जाते हैं। तो कहा जाता है जो भारत है एक जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है, इसलिए यहाँ की जो थोड़ी थोड़ी, कहा जाता है थोड़ी थोड़ी दूर पर एक भाषा संबंधी अंतर पाए जाते हैं। इन सब बातों के आधार पर भाषा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो भारत की जनसंख्या है, कहा जाए भारत में जितने भी राज्य हैं तो राज्य में एक अपनी अपनी एक अलग भाषा होती है। तो भाषा के अनुसार जो व्यक्ति होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, मानव, उनमें थोड़ी थोड़ी क्या है, दूरी पाई जाती है। किसके? भाषा के आधार पर। किस पर? भाषा संबंधी अंतर पाए जाते हैं। और इन सब बातों के आधार पर भाषा को कितने दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है भाषा और बोली। भाषा जो प्राकृतिक भाषा होती है जिस, और बोली, एक इस अंतर में इस विभाग कहा जाता है कि जो भाषा होती है, भाषा को दो आधार पर विभाजित किया गया है। पहले किया गया भाषा जो प्राकृतिक भाषा और बोली, और साहित्यिक भाषा, और अपनी एक साहित्यिक भाषा जो राज्य की भाषा होती है। तो जो भाषा, प्राकृतिक भाषा और बोली, और साहित्यिक भाषा। अब बात करेंगे कि भाषा और बोली क्या होती है। तो भाषा बोली की बात करेंगे कि भाषा बोली क्या होती है। तो भाषा बोली, भाषा का जो प्रयोग बेहद भू क्षेत्र में होता है। जो भाषा का प्रयोग किसमें होता है? बृहद भू क्षेत्र में होता है। जबकि बोली का प्रयोग सीमित भू क्षेत्र में होता है। कहा जाता है जो भाषा का प्रयोग, किसका? भाषा का प्रयोग बेहद भू क्षेत्र में होता है। किसमें होता है? बेहद भू क्षेत्र में होता है। और जबकि जो बोली का प्रयोग किसका? जबकि जो बोली का प्रयोग सीमित भू क्षेत्र में होता है। जो भाषा होती है, भाषा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बेहद भू क्षेत्र में करते हैं। और जबकि जो बोली होती है, बोली का एक सीमित राज्य में, सीमित में कहा जाता है, एक सीमित राज्य, कॉलोनीज, नगर, इस प्रकार इसका क्या होता है? बोली का प्रयोग सीमित भू क्षेत्र में ही किया जाता है। ठीक है। और जैसे कि मान के चलो, जैसे हिंदी भाषा, जो हिंदी एक भाषा है, जबकि मैथिली भी है, अवधी भी है, ब्रज है, मगही है, मालवी, निमाड़ी, भोजपुरी आदि हिंदी की क्या है? ये सब बोलियां हैं। तो हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। लेकिन हिंदी कैसी भाषा है? बेहद भू क्षेत्र में होती है। और जबकि जो बोली होती है, जो बोली होती है वो सीमित भू क्षेत्र में होती है। जैसे कि मैथिली, अवधी, ब्रज, मगही, मालवी, निवाड़ी, भोजपुरी आदि ये सब क्या है? हिंदी की बोलियां हैं। और जबकि कोई बोली विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगती है। कहा जाता है जबकि कोई ऐसी भी बोली होती हैं जो विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग होने लगती हैं, तथा साहित्य में भी उसका व्यापक प्रसार होने लगता है। कहा जाता है जबकि जो साहित्य में भी इनका क्या होता है? व्यापक प्रसार होने लगता है, तब वह भाषा बन जाती है। और जो बोलियां होती हैं, जो बोली होती हैं, बोली का जब विस्तृत क्षेत्र में एक प्रयुक्त होने लगती हैं, विस्तृत बड़े क्षेत्र में जो बोलियां क्या होने लगती हैं? विस्तृत रूप में व्यापक होने लगती हैं, तो वो एक भाषा बन जाती हैं। क्या? बोलियां। तो बोलियां क्या होती हैं? एक छोटे कस्बे, कहा जाए छोटे नगर में बोली जाती हैं। लेकिन वही बोली अगर एक विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगे तो वो एक भाषा मानी जाती है। ठीक है। और जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। कहा जाता है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी? 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। ये जो भाषा हैं वो कौन कौन सी हैं? वो आपकी असमी हुआ, बंगाली हुई, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, उड़िया, पंजाबी हुई, संस्कृत हुई, और सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, डोंगरी, मैथिली, बोडो,
और मलयालम, ये सब आपकी क्या हैं, ये 22 मात्राएं हैं, ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। ये 22 जो भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। तो ये मैंने आपको बता दी, ये कुल 22 भाषाएं हैं अपनी। कौन कौन सी थी वो भी मैंने आपको बता दी। और ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। अब बात करेंगे हिंदी की जो बोली होती है, कि हिंदी हम बोलते हैं, उस बोली को किस प्रकार हम प्रस्तुत करते हैं। तो जो हिंदी होती है, हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और निम्न बोलियां आती हैं। जो हिंदी होती है, तो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और निम्न क्या आती हैं, बोलियां आती हैं। किसके अंतर्गत, हिंदी के अंतर्गत। जैसे पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में कौन सी आती है, जो पूरब में बोली जाती है, उसमें बघेली आ गया, अवधी और छत्तीसगढ़ी आ गया। ये क्या होती हैं, ये भाषाएं पूरब की ओर बोली जाती हैं। तो हिंदी की जो बोलियां होती हैं, जहाँ पूरे भारत में जिस प्रकार हिंदियाँ बोली जाती हैं, तो सबसे पहले कहा जाता है हिंदी के अंतर्गत कितनी 5 उपभाषाएं आती हैं या बोलियां आती हैं। कौन कौन सी है, पूर्वी की बात करें, पूर्वी हिंदी में बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी आती है। और जो पश्चिमी हिंदी की बात करें, तो पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, बुंदेली, बंगुरु और कन्नौजी और खड़ी बोली आती हैं। ये पश्चिमी हिंदी में आती हैं। और पहाड़ी हिंदी की बात करें, तो पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली डोंगरी, ये सब पहाड़ी हिंदी में आती हैं। और राजस्थान की बात करें, राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती, ये सब किस में आती हैं, राजस्थानी हिंदी में आती हैं। और बिहार हिंदी की बात करें, जिसे हम बिहारी हिंदी कहते हैं, तो बिहारी हिंदी में भोजपुरी आ जाएगी, मगही आ जाएगी और मैथिली, ये किस में आती हैं, ये आती हैं आपकी बिहारी हिंदी में। तो आपकी हिंदी की जो बोलियां होती हैं, हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं या इन्हें बोलियां आती हैं। कौन कौन सी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी और बिहारी हिंदी आती हैं। अब बात करेंगे भाषा और उनकी लिपि की, कि भाषा और लिपि किस प्रकार होती हैं। तो भाषा और लिपि जो होती हैं, कहा जाता है जो लिखित ध्वनि संकेतों को जो लिपि कहा जाता है, जो लिखने वाली कहा जाता है, जो भाषा होती है, तो भाषा की जो ध्वनि को संकेत करके जो हम लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। कहा जाए जो भाषाएं होती हैं, जो हम एक दूसरे से व्यवहार में बोलते हैं, सुनते हैं, जिस प्रकार हम उनका उच्चारण करते हैं, तो इस कंडीशंस में जो ध्वनि संकेतों से जो हम लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहा जाता है। भाषा को प्रकट करने या लिखने के लिए जो लिपि का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लिपि कहते हैं। प्राय हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है। कहा जाता है हर राज्य में हर भाषा की एक अपनी क्या होती है, लिपि होती है। ठीक है, तो लिपि क्या होती है, लिपि जो भाषा को प्रकट करने या उसे लिखने के रूप में जो लिखने के लिए जो लिपि प्रयोग की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और जो हर भाषा की एक अपनी एक क्या होती है, लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि कौन सी होती है, हिंदी में जब हम लिखते हैं, तो उसे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी भाषा होती है, जब हम हिंदी लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। तो हिंदी भाषा की जो लिपि होती है, उसे हम देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी भाषा होती है, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और जो पंजाबी भाषा होती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जो पंजाबी होती है, वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और जो अंग्रेजी होती है, वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। जो अंग्रेजी होती है, वो किस में लिखी जाती है, रोमन लिपि में लिखी जाती है। कौन, अंग्रेजी जो भाषा होती है, वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। और उर्दू होती है, वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू किस में लिखी जाती है, फारसी लिपि में लिखी जाती है। और बंगला लिपि में लिखी जाती है। बंगला लिपि में लिखी जाती है। तो कहा जाता है कि जो भाषा को प्रकट करने या लिखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की, हिंदी जो लिखते हो उसे हम देवनागरी कहते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि को गुरुमुखी कहते हैं, अंग्रेजी को रोमन लिपि कहते हैं, उर्दू को फारसी लिपि और बांग्ला को बांग्ला लिपि कहते हैं। और जो देवनागरी लिपि की बात करें, तो देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी एवं नेपाली जैसी भाषाएं लिखी जाती हैं। जो आप संस्कृत भाषा भी लिखोगे, मराठी भाषा और नेपाली, ये तीनों भाषा जो लिखते हो, इन्हें भी हम देवनागरी लिपि में ही काउंट करते हैं। तो जो देवनागरी लिपि है, ये हिंदी के अतिरिक्त किन किन
और संस्कृत, मराठी और नेपाली जैसी भाषाएं भी देवनागरी के अंतर्गत आती हैं। तो संस्कृत भी लिखोगे तो वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी लिखोगे वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की कि हिंदी वर्णमाला क्या होती है। ये भी आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बेसिक, जो आपका अगर बेस भी आपको जीरो आता है, आपको यही पता नहीं है कि हिंदी क्या होती है, तो इसके लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरा, जब भी मैं कोई सा भी टॉपिक्स तैयार करता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, तो उसका सबसे पहले मैं आपको बेस करवाता हूँ। ऐसा नहीं है डायरेक्टली मैंने बीच का कॉन्सेप्ट उठाया और आपको समझाया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं स्टार्टिंग से उसका बेस सबसे पहले आपको पढ़ाता हूँ और उसके बाद ही मैं एक एक करके एडवांस और अपर एडवांस के कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। तो आप बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की कि हिंदी वर्णमाला क्या होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्णमाला की कि जो वर्णमाला होती है जो हिंदी की, तो हिंदी भाषा की जो मूल ध्वनियों अथवा देवनागरी लिपि के जो व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो व्यवस्थित कहा जाता है, जो हम क्या करते हैं, जो हिंदी भाषा में मूल ध्वनि बोलते हैं, उसमें जो देवनागरी लिपि लिखी जाती है, हिंदी भाषा की लिपि लिखने की लिपि को देवनागरी कहते हैं। तो जो हिंदी भाषा की जो मूल ध्वनियाँ होती हैं अथवा जो देवनागरी लिपि को व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। और कुल वर्णों की जो संख्या कितनी होती है, 52 होती है, 52 होती है। जो हिंदी वर्णमाला की कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 52 होती है। ये आप याद रखना, आपने बचपन से ही, आप आ से अनार कहा जाए जो वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे। तो कुल इनकी जो वर्णों की संख्या होती है, हिंदी वर्णमाला की कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी, 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है। कितनी, 52 होती है। कितनी होती है, 52। कितनी होती है, 52 होती है। ठीक है। अब बात करेंगे वर्ण के प्रकार। कितने किसकी बात करेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। जो वर्ण होते हैं, जो आपके वर्ण होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो जो वर्ण के प्रकारों की बात करेंगे, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन। स्वर को हम वोबल्स कहते हैं और व्यंजन को हम कंसोनेंट कहते हैं। तो कहा जाता है जो वर्णों के अक्षरों की बात करें तो वर्ण आपके कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं, ये वे वर्ड होते हैं जो स्वर होते हैं। स्वर एक ऐसे वर्ड होते हैं जो बिना, कहा जाता है जो बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं। कहा जाता है जो स्वर वर्ड होते हैं, स्वर वर्ड बे शब्द होते हैं, कहा जाए शब्द नहीं, वर्ड ही होते हैं। ये जो स्वर होते हैं वे ऐसे वर्ड होते हैं, जो स्वर जो होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं। जो क्या करते हैं, जो बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं। और इनकी जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। तो स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। और स्वर क्या होते हैं, स्वर एक ऐसे वर्ड होते हैं जो कि बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोले जा सकते हैं। अब जैसे स्वर कौन कौन से होते हैं, जो 11 स्वर हैं वो आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, स्रा ए, और छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। इस प्रकार आपके ये कितने होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है। इस प्रकार भी आप ऐसे भी पढ़ सकते हो इन्हें, आ से अनार, बड़े आ से आम। ठीक है। इस प्रकार भी आप इन्हें पढ़ लेना। ये तो छोटी हिंदी वर्णमाला है कि वर्ड के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ड आपके कहा जाए दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वर ऐसे वर्ड होते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोले जा सकते हैं। और इनकी कुल संख्या 11 होती है। वो कौन कौन से जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से वर्ड होते हैं, आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, स्रा, और छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके स्वर होते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन होते हैं। व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन ए बे वर्ड होते हैं। कहा जाता है व्यंजन ऐसे वर्ड होते हैं जो दूसरे वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। कहा जाता है जो व्यंजन जो होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, वो दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। और ये कुल कितने होते हैं, इनकी जो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 36 होती है। व्यंजनों की संख्या 36 होती
होती है और स्वरों की संख्या कितनी 11 होती है। और व्यंजन कौन कौन से होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आपके जो स्वर थे, स्वर ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, वो दूसरे वर्डों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। और जबकि जो आपके व्यंजन एक ऐसे वर्ड होते हैं जो दूसरे वर्डों की स्वरों की सहायता, किसके, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और जो व्यंजनों की संख्या 36 होती है। अब व्यंजन की बात करेंगे, जो आपका का, खा का कहा जाता है व्यंजन, ये आपके कितने 36 व्यंजन होते हैं। तो इसमें जो का होता है, का से कबूतर, और खा, खा, गा, और घा और डा, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके कन्ने होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, कन्या कहते हैं। ये कैसे व्यंजन होते हैं, कन्या व्यंजन होते हैं। और जो आपका चा, छा, जा, झा, अड़ा, ये सब आपके तालव्य होते हैं। कैसे होते हैं, तालव्य व्यंजन होते हैं। और टा, ठा, डा, और डा, ढा, डा से ढक्कन, और अड़ा, ये सब आपके क्या होते हैं, मूर्धन्य होते हैं। ये सब आपके क्या होते हैं, मूर्धन्य होते हैं। और था, ता, था, दा, धा, ना, ये आपके सब क्या होते हैं, क्या होते हैं, दैत्य होते हैं। क्या होते हैं, इन पर आप फोकस देना। अगर आप शब्द बनाना, जो वर्डों की सहायता से एक शब्द बनता है, तो जब आप उन शब्द बनाओगे तो उनमें ये आपके व्यंजन से एक बहुत अच्छा रोल प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपके जो पा, फा, बा, मा, भा, ये कैसे होते हैं, ये ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं, ये ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं। और या, रा, ला, बा, ये सब आपके अंत्यस्थ होते हैं। कैसे होते हैं, अंत्यस्थ होते हैं ये शब्द व्यंजन्स, ठीक है। और जो सा और हा, ये सब आपके उसमें व्यंजन होते हैं। और छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये सब आपके कैसे होते हैं, संयुक्त व्यंजन्स होते हैं। कैसे होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन्स होते हैं, ठीक है। और आपके जो डा, ड़ा, जो डा, डा और डा जो है आपका डड़ा, तो ये आपके कैसे होते हैं, द्विगुण व्यंजन्स होते हैं। और जो आपसे आ का अंग जो होती है, आ से अंग, ये आपका अनुस्वार होता है। और ये आ डबल दो बिंदी का होता है, ये विसर्ग होते हैं, ये विसर्ग होते हैं। तो आपके जो व्यंजन्स होते हैं, व्यंजन्स एक ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, जो दूसरे वर्ड कहा जाए स्वरों की सहायता से क्या होते हैं, बोले जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम व्यंजन्स कहते हैं। और व्यंजन्स कितने होते हैं, व्यंजनों की संख्या 36 होती है। और इनमें जो व्यंजनों की प्रकार होती है, जैसे कि कन्या, कन्या व्यंजन्स, तालव्य व्यंजन्स, और मूर्धन्य व्यंजन्स, तथ्य व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन्स, अनस्त्य व्यंजन्स, उसमें व्यंजन्स, संयुक्त व्यंजन्स, और द्विगुण व्यंजन्स। अंग, अंग क्या होता है, अंग एक अनुस्वार होता है, और अंगा आपका विसर्ग होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे व्यंजन्स होते हैं। अब जो आप जो वर्ड होते हैं, वर्डों की उच्चारण कैसे करते हैं, तो वर्डों के जो उच्चारण के स्थान पर जो होने वाले जो स्वर होते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। अब कहा गया है वर्डों के उच्चारण जो स्थान है, जो वर्डों के उच्चारण स्थानों की बात करेंगे। जैसे कि आपका जो मानव शरीर की रचना में जो जिह्वा क्या होता है, जिह्वा का विशिष्ट स्थान होता है। किसका होता है, मानव शरीर की रचना में जिह्वा का एक विशेष स्थान होता है। और वर्डों के उच्चारण के समय जिन्हा, जिन्हा कहा कहते हैं, जीहा, जीहा, जैसे कर्ण, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि मुख के भिन्न भिन्न भागों से क्या करता है, टकराकर जो ध्वनि उत्पन्न करती है। कहा जाता है जो मानव शरीर होता है, तो मानव शरीर की रचना में जो आपका मुंह होता है, जीभ होती है, जीभ, वो एक विशिष्ट स्थान होता है। जीभ का जो भाषा के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है। जो आपका मुंह होता है, क्या होता है, जिह्वा होता है, जो जुहा होता है, जिन्मा, जिसे आप माउथ कहते हो, तो माउथ मानव शरीर की रचना में एक विशिष्ट स्थान होता है। क्या होता है, विशिष्ट स्थान होता है। और जो वर्डों के उच्चारण के लिए आप जब वर्ड बोलते हो, कोई वर्ड बोलते हो, तो उसमें वर्डों के उच्चारण के लिए कहा जाता है जो आपकी जीभ होती है, क्या होती है, टंग जो होती है, जीभ, जैसे कि कर्ण और तालु और मूर्धा, दांत, ओष्ठ आदि, ये मुख से भिन्न भिन्न वर्ड क्या करते हैं, भागों से टकराकर जो ध्वनि उत्पन्न करती है, वह विशिष्ट ध्वनि वर्ड होते हैं। वो क्या होते हैं, वह प्रकार के विशिष्ट ध्वनि वर्ड होते हैं। और प्रत्येक मूल ध्वनि वर्ड मुख के जिस भाग की टकराहट से उत्पन्न होती है, वही उस ध्वनि वर्ड का उच्चारण स्थान है। कहा जाता है जब हम कोई अपनी भाषा बोलते हैं, कहा जाता है जो मानव होता है, मानव जाति में कहा जाए, जो मानव का मुख होता है, एक एक विशिष्ट स्थान होता है। किसके लिए, भाषा के लिए। जब हम कोई सा भी भाषा के रूप में एक वर्ड का उच्चारण करते हैं, तो उस समय जो हमारा मुख होता है, जिसमें से निकलने वाले वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड होते हैं, वो एक दूसरे से कहा जाए मुंह
मुंह में से क्या करते हैं, टकराते हैं, ठीक है। दांत दांत ओंठ और कहा जाए जो तालु मुर्दा, इन सब से टकराकर फिर जो बाहर जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो शब्दों की कहा जाए जो ध्वनि की उत्पन्नता होती है, वही क्या कहलाती है, वही विशिष्ट ध्वनि वर्ण होती है। वही क्या कहलाती है, एक विशिष्ट ध्वनि वर्ण कहलाती है। और जो प्रत्येक मूल ध्वनि जो होता है, जो मुख जो होता है, जिस भाग की टकराहट से उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ध्वनि वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे कि आपका मुंह है, मुंह क्या है आपका, मुंह और जीभ जो है, और ये सब क्या है आपका, ये सब जो मुंह से आप जिस प्रकार आप अपने शब्द को बोलने के लिए प्रकट करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं। आप एक सिंपल भाषा में समझ लो कि जिस प्रकार हम मुंह से जो भाषा उत्पन्न करते हैं, जो वर्णों के मिलान से जो भाषा उत्पन्न होती है, जीभ ओंठ दांतों से जो भाषा उत्पन्न होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ध्वनि वर्ण कहते हैं, ठीक है। वही ध्वनि वर्ण की कंडीशंस कहलाती है। और जहाँ से जो ध्वनि की उत्पन्नता होती है, जो टकराती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम ध्वनि वर्ण की उच्चारण स्थान कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिकाओं के बारे में। ये वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपके क्या हैं, ये आपके स्थान हैं, और ये आपके स्वर हैं, और ये आपके व्यंजन हैं, और ये अंत अंत इस्त उसमें हैं। ये क्या है, अंत इस्त उस्त में शब्द हैं, ये आपके कहा जाए अंत इस्त उस्त में वर्ड हैं आपके, और ये आपकी संज्ञा है। तो इस प्रकार हम कैसे इसमें से वर्डों के उच्चारण की स्थान की तालिका प्रकट करते हैं। जैसे कि स्थान आपको कंठ करना है, क्या है, स्थान पर क्या लिखा है, कंठ लिखा है, और इसमें जो स्वर प्रयुक्त हो गए वो छोटा आ बड़ा आ वाला स्वर प्रयुक्त होगा। और इसमें व्यंजन कौन से प्रयुक्त होंगे, का गा गा और घा अड़ा। और अंत इस्त उष्मा क्या होगी, हा या अंगा, हा या अंगा होगी। और संज्ञा कौन सी बन जाएगी, कन्या बन जाएगी, संज्ञा कन्या बन जाएगी, ठीक है। संज्ञा कौन सी प्रकट होगी, कन्या बन जाएगी। ऐसे ही इस स्थान पर जो तालु होती है, तालु में जो स्वर होते हैं वो ई और बड़ा ई कहा जाए, छोटी ई बड़ी ई स्वर हो जाएंगे। और व्यंजन कौन कौन से प्रयुक्त होंगे, चा छा जा झा अड़ा या, ये आपके व्यंजन्स क्या होंगे, प्रयुक्त होंगे। और अंत अंत इस्त उसमें क्या प्रकट होगी, सा, क्या सा प्रकट होगी। और आपकी संज्ञा क्या मिल जाएगी, तालाब्य मिल जाएगी, संज्ञा तालाब्य मिल जाएगी। और जो क्या हो जाएगा, मुर्दा क्या हो जाएगी, मुर्दा की बात करें तो जो मुर्दा होती है, क्या होती है, मुर्दा, मुर्दा जो स्थान है मुर्दा का, तो इसमें स्वर कौन से प्रकट होंगे, जो स्रा ऋषि वाला स्रा प्रकट होगा। व्यंजन कौन कौन से होंगे, टा ठा डा ढा अड़ा वाला, ठीक है। और इसमें जो और रा प्रयुक्त होंगे। और जो अंत इस्त उष्मा प्रयुक्त स्रा वाली हो जाएगी, क्या स्रा षटकोण वाली अंतर इस्त ऊर्जा प्रकट होगी। और इसमें संज्ञा क्या मिल जाएगी, मूर्धन्य, संज्ञा क्या बन जाएगी, ये मूर्धन्य बन जाएगी, ये संज्ञा बन जाएगी आपकी। अब बात करेंगे इसमें दांत की, इसकी दंत की, दंत स्थान पर इसमें स्वर नहीं प्रेजेंट होगा, स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे। व्यंजन्स क्या होंगे इसमें, ता था दा धा ना ला, ये आपके व्यंजन्स प्रयुक्त होंगे। और अंत इस्त उष्मा क्या होगी, सा हो जाएगा। और संज्ञा दंत हो जाएगी, संज्ञा क्या हो जाएगी, दंत हो जाएगी। अब स्थान की बात करेंगे उष्ट की, तो उष्ट स्थान पर स्वर छोटा ऊ बड़ा ऊ ये स्वर प्रयुक्त होंगे। व्यंजन्स हो जाएंगे इसमें प्रयुक्त, पा फा बा मा भा। और इसमें क्या प्रयुक्त नहीं होगा, अंत 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 इस्त उष्मा प्रयुक्त नहीं हो जाएगी इसमें। और इसमें कहा जाए संज्ञा ओष्ठ्य प्रयोग होगी, क्या हो जाएगी, संज्ञा ओष्ठ्य प्रयोग हो जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, नासिका की। तो जो नासिका होता है इसमें स्वर प्रयुक्त नहीं होगा, जो स्वर होगा। और इसमें व्यंजन्स क्या हो जाएगा, अंग डा अड़ा ठा अड़ा और ना मा, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके व्यंजन प्रयोग होंगे। लेकिन इसमें अंतर इस्त उष्मा प्रयुक्त नहीं होगी। और संज्ञा नासिकीय प्रयुक्त हो जाएगी, संज्ञा क्या हो जाएगी, नासिकीय प्रयुक्त हो जाएगी। और जो कंतालु है, क्या है, कंतालु में क्या हो जाएंगे स्वर, छोटा ए बड़ा ए, ये कंतालु में ये स्वर प्रयुक्त हो जाएंगे, व्यंजन प्रयुक्त नहीं होंगे। अंत अंत इस्त उष्मा प्रयुक्त नहीं होगी, संज्ञा हो जाएगी कंठ कंठ तलभ्य, संज्ञा कौन सी होगी, कंठ तलभ्य प्रयुक्त हो जाएगी। अब बात करेंगे कलोष्ट की, तो जो कलोष्ट जो स्थान है कलोष्ट का, इस पर जो स्वर प्रयोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, ओ और बड़ा ओ, ठीक है। और व्यंजन्स प्रयुक्त नहीं होंगे, अंत इस्त उष्मा भी प्रयुक्त नहीं होगी। संज्ञा कौन सी प्रयुक्त हो जाएगी, कनिष्ठ्य,
संज्ञा प्रयुक्त हो जाएगी कनिष्ठ। अब बात करेंगे दंतोष्ठ की। तो दंतोष्ठ स्थान है और दंतोष्ठ स्थान जिसमें स्वर प्रयुक्त नहीं हो जाएगा, व्यंजन प्रयुक्त नहीं हो जाएगा, अंत्यस्थ प्रयुक्त हो जाएगा बा, और इसमें उसमें प्रयोग नहीं होगा, संज्ञा क्या बन जाएगी, दत्योष्ठ्य बन जाएगी। तो इसमें ये आपके क्या थे, ये आपके थे ये जो थे ये स्थान थे, ये स्वर थे, ये व्यंजन थे, ये अंत्यस्थ था, ये उसमें था, ये संज्ञा थी। ये क्या था, जब आप कोई वर्ड का उच्चारण स्थान की जो तालिका प्रयुक्त करते हैं उनके बारे में ये रचना प्रयुक्त की गई है। कॉलम अनुपात कहा जाता है जो वर्ड होते हैं, वर्डों के जो उच्चारण स्थान की तालिकाएं किस रूप में प्रयुक्त की जाती है उसके ऊपर हमने इसे कॉलम रूप आपको चर्चा में बताया कि जो स्थान, स्वर, व्यंजन, अंत, स्थ, उपमा और संज्ञा किस प्रकार वर्डों के उच्चारण के स्थान की जो तालिकाएं प्रयुक्त की जाती हैं। अब बात करेंगे व्याकरण की। व्याकरण क्या होता है, ठीक है, इसकी हम आज बात कर लेंगे। व्याकरण थोड़ा और देख लेंगे व्याकरण को, कि जो व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, किसका, जो व्याकरण होता है ग्रामर, तो व्याकरण का जो शाब्दिक क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है वो बी प्लस आ प्लस करण, अर्थात भली भांति समझना, विग्रह करना अथवा विश्लेषण करना। अतः व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा भाषा के शब्दों के रूपों, उनके प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है। इसके द्वारा हमें शब्द विश्लेषण एवं शुद्ध प्रयोग के जो नियमों का ज्ञान होता है। कहा जाता है जो व्याकरण होती है, व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बी प्लस आ प्लस करण, अर्थात इसका मतलब होता है भली भांति समझना। जो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है इसका मतलब होता है कि क्या होता है कि भली भांति शब्दों को समझना और उसका विग्रह करना और विशेषता करना। अतः वो क्या कहलाती है, व्याकरण कहलाती है। और व्याकरण के रूप से हम क्या करते हैं, जो शब्दों का, विशेषण का, उसका सही शुद्ध प्रयोग के नियमों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और हम उन शुद्ध जो शब्द होते हैं, जो व्याकरण वह विद्या कहा जाता है। व्याकरण एक ऐसी रचना, एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा भाषा के शब्दों और शब्दों के रूपों और उनके प्रयोग आदि का क्या होता है, ज्ञान होता है। किसमें, व्याकरण। अगर जिस कहा जाए व्याकरण एक ऐसी रचनात्मक प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है जिसके अनुरूप हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हम अपने जो शब्दों को एक अच्छे प्रयोग के रूप में, अच्छे नियमों के रूप में उसे ढाल सकते हैं, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण। कहा जाता है कि व्याकरण की जो व्याकरण वस्तुतः भाषा ज्ञान में निश्चित द्रुत तथा उपयोगी कुशलता प्राप्त करने के साधन है। जो व्याकरण जो होती है वो वस्तुतः या भाषा ज्ञान में निश्चित द्रुत तथा उपयोगी जो कुशलता प्राप्त करने के साधन है। व्याकरण को क्या कहते हैं, शब्द अनुसार भी कहते हैं। व्याकरण को क्या कहते हैं, शब्दानुसार भी कहते हैं। और जो भाषा के नियमों को व्याकरण से समझा जाता है। जो भाषा होती है तो भाषा के जो नियम को हम ग्रामर, व्याकरण से समझते हैं। और व्याकरण का जो कार्य भाषा को नियमबद्ध करना होता है। जो व्याकरण का जो कार्य होता है, इसकी जो वर्किंग होती है वो क्या, भाषा को एक नियमबद्ध करना होता है, कि भाषा के किस प्रकार नियम प्रयोग होंगे वो हमें कौन बताता है, व्याकरण बताती है। तो प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है जिसका अनुसरण भाषा को करना पड़ता है। और जो व्याकरणिक नियमों की अवहेलना करने से भाषा अशुद्ध हो जाती है। अगर आप व्याकरणों का जो नियम होता है उसका आप पालन नहीं करते हो तो आपकी जो भाषा होती है तो वो कैसी हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भाषा का व्याकरण का अंकुश रहना अनिवार्य है। इसलिए भाषा का उच्चारण और उसके नियमों और उसका अंकुश रहना एक अनिवार्य होता है। कहा जाता है व्याकरण एक ऐसी पद्धति होती है, एक ऐसी रचना होती है जिससे हम शब्द अनुसार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शब्द अनुसार कहा जाता है। व्याकरण के रूप से हम क्या करते हैं, भाषा को सही रंग से और सही डायरेक्शन से उसे ढाल सकते हैं। और भाषा का अगर नियम कहा जाए, व्याकरण के नियम के अनुसार हम भाषा को सही रूप में क्या करते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं। अगर हम उसके नियम की अवहेलना करते हैं, किसकी, व्याकरण की, तो हमारी जो भाषा होती है वो अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भाषा पर जो व्याकरण का एक अंकुश होता है, क्या होता है, अंकुश होता है। जिस प्रकार कहा जाता है, जिस प्रकार हमें क्या होता है,
मानव जाति को दौड़ने के लिए ऊर्जा एक क्या काम करती है, जो ऊर्जा होती है वो प्रोवाइड होगी, तभी तो क्या करता है, जो मैन होगा, मानव होगा, वो दौड़ेगा। इसी प्रकार अगर हम भाषा की रचना करना चाहते हैं तो कुछ नियम होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो हिंदी भाषा या हर एक राज्य की अपनी एक भाषा होती है और उसके जो नियमों का जो पालन कहा जाए, जो क्या करते हैं, व्याकरणिक नियमों का पालन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के अंतर्गत कहा जाए, जो व्याकरण होती है इसके अंतर्गत किसके, व्याकरण के अंतर्गत कहा जाए, व्याकरण के अंतर्गत हम निम्न पदों पर विचार करते हैं। कहा जाए जो ग्रामर होती है, जो व्याकरण होती है, व्याकरण के अंतर्गत हम कुछ निम्न पदों पर विचार करते हैं, जैसे कि संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ, क्रिया और अव्यय। इनकी अवहेलना हम किस पर करते हैं, व्याकरण ग्रामर पर करते हैं। इनमें से जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के रूप और वाक्य में लिंग, वचन, कारक, पुरुष काल के जो कारण बदल जाते हैं, अतः उन्हें विकारी पद कहा जाता है, जबकि अव्यय का रूप भी नहीं बदलता, इसलिए वह अविकारिक पद कहलाता है। कहा जाता है जो व्याकरण होती है, आप ये समझ लो, हिंदी हिंदी पूरी जो हिंदी के नियम होते हैं, हिंदी को किस प्रकार भाषा में ढालना होता है, इन सब की जो अभिन्न कहा जाए, इन सब की जो पोजीशंस, इन सब की जो नियम कौन बताता है, व्याकरण बताता है। अगर हम व्याकरण का उल्लंघन कर दें तो हमारे जो भाषा की एक नियमित जो विधि सारणी होती है वो क्या कैसी हो जाएगी, अशुद्ध हो जाती है। इसलिए हमें व्याकरण के रूप में ही शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, जिसके जिसके कारण हमारा क्या होता है, शब्द एक अच्छी रचना देते हैं और व्याकरण का अंकुश रहना एक अनिवार्य रूप होता है। ठीक है, और व्याकरण के अंतर्गत हम जो निम्न पदों पर विचार करते हैं, कौन कौन से पद हैं, संज्ञा क्या होती है, नाउन क्या होती है, प्रोनाउन कहा जाए, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण, क्रिया और अव्यय क्या होता है। तो इन तीनों चारों की जो पांचों की विशेषता है, इन पर हम चर्चा कल करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं कि व्याकरण क्या थी। ठीक है, जो आपकी संज्ञा है इस पर हम चर्चा कब करेंगे, कल के सेशंस में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अच्छे से इसे कहा जाए मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आपको ये बहुत अच्छी से समझ में आ गई है कि भाषा व्याकरण क्या होती है, भाषा किस प्रकार काम करती है, और हर एक राज्य देश की अपनी एक भाषा होती है और उसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम कल के जो सेशंस कहा जाए, कल की जो वीडियो में हम संज्ञा की बात करने वाले हैं, संज्ञा को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हो या 12th या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी कर रहे हो जहाँ पर हिंदी की बात की जाए कि हिंदी समान हिंदी, तो उसमें मेरी ये जो प्लेलिस्ट बनकर तैयार हुई है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।